हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज नंबर सिस्टम के वैसे प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हूं जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे प्रश्न है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, जब 3 के पावर 10 को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं उसमें कि शेषफल क्या बचेगा। तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि 3 के पावर 10 यानी पावर में कैसी संख्या उसी के ऊपर इसका शेषफल डिपेंड करेगा। तो अगर पावर में आपका सम संख्या रहेगा या विषम संख्या रहेगा तो इसमें क्या ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न में 3 के पावर 779, 3 के पावर 87, 3 के पावर 61, इस रूप में बड़ा बड़ा डिजिट दिया रहता है तो उतना का पावर निकालना संभव है नहीं। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि जब पावर में जब सम संख्या रहेगा तो उसका पावर में 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। सिंपल में 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। यदि पावर में विषम संख्या रहेगा तो उसके पावर में 1 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखा जाए कि ये जो है हमारा मेथड कहां तक सक्सेस होता है और किस रूप में सक्सेस होगा। तो देखा जाए 3 के पावर 10 है, यानी पावर में क्या है, सम संख्या है। तो जब पावर में सम संख्या रहता है तो वहां पर क्या करते हैं, या तो 2 पुट करेंगे फिर या 4 पुट करेंगे। तो चलिए 3 के पावर 2 हो गया, इसमें हमको 7 से भाग करना है तो 3 के पावर 2 यानी कि 9 हो गया। 9 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेष मेरा कितना बच जाएगा, शेष मेरा बचेगा 2 शेष बचेगा। लेकिन 2 ऑप्शन में है क्या, 2 तो ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए 2 रखे थे, अब क्या हम रखेंगे, तो 2 मेरा ऑप्शन में नहीं है, हालांकि मेथड मेरा सही है। अब क्या करते हैं कि 3 के पावर 4 रखेंगे। तो जब 3 के पावर 4 को 7 से भाग करते तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 भागा 77। इसमें भाग करेंगे तो अब यहां पर देख लिया जाए कि शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, तो जब 81 में 7 से भाग करेंगे तो 7 11 77, 77 और 4 81, यानी शेषफल कितना बच गया, 4 शेषफल बच गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो पावर में यदि सम संख्या है तो 2 रखेंगे, अगर 2 से ऑप्शन मैच नहीं किया तो 4 रखेंगे। एग्जैक्टली ऑप्शन मैच करना ही करना है। अगर पावर में विषम संख्या है तो या पहले 1 रखेंगे, अगर 1 से ऑप्शन मैच नहीं किया तो फिर 3 ऑप्शन रखिएगा। एग्जैक्ट आपको मिलेगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखिए सेम वही क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको क्या बताया था कि जब विषम संख्या रहे, पावर में जब विषम संख्या रहे तो वहां पर 1 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे। क्लियर है। तो यहां पर देखिए क्या है, विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1 प्लस 1 को भाग करना है किससे, हमसे 6 से भाग करना है तो 7 1, यानी कि जब 8 में जब से 6 से भाग कीजिएगा तो शेष कितना मिलेगा आपको, शेष कितना मिलेगा, तो शेष 2 मिलेगा। ये बहुत ही आसान चीज है जो मैं आपको बता दिया, ये बहुत ही सुविधाजनक फॉर्मेट है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित होगा। ध्यान दिया जाए, आपको मैं बोला था कि बड़ा बड़ा डिजिट रहेगा तो किससे विभाज्य होगा, उसका शेषफल क्या बचेगा। जब वैसा प्रश्न आपको मिलेगा तो वैसे प्रश्न में क्या करेंगे, वैसे प्रश्न में हम क्या करेंगे कि विषम संख्या देखेंगे। पावर में अगर हमारा विषम संख्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यदि पावर में जब विषम संख्या रहेगा तो उसका पावर 1 या 3 रखेंगे। पावर में जब विषम संख्या रहेगा तो उसका पावर 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। पावर में जब सम संख्या रहेगा तो उसका पावर 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। तो यहां पर क्या किया जाए, यहां पर किया जाए कि पावर में हमारा विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो पावर 1 रख दिए, प्लस 43 है, 43 का पावर 43। पावर में जब विषम संख्या है तो पावर हम 1 रखेंगे, यानी कि 41 और प्लस 43 बराबर हो गया 84 हो गया। यानी ये किससे विभाज्य होगी, ये 84 से विभाज्य होगी। ये मेरा प्रोसेस कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि विभाज्यता का नियम, जब बेस और पावर का रिलेशन का विभाज्यता का नियम जो मैंने बताया ये कैसा लगा आपको बताना है। और इस वीडियो को 1 शेयर कर देना है, मात्र 1 शेयर आपका चाहिए। इसके लिए आगे बढ़ता हूं, आगे ध्यान दिया जाए। सेम उसी बेस का क्वेश्चन है, इसको भी आप उस तरीका से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें मेरा बेस मेरा सेम है, बेस सबका क्या है, बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो इसका नॉर्मल प्रोसेस हम लगाएंगे।
देखिए विभाज्यता के नियम से भी हम बना सकते हैं। चलिए विभाज्यता के नियम लगाते हैं। जब पावर में विषम संख्या रहेगा तो क्या करना है, उसका वैल्यू उसका पावर 1 रखना है। जब पावर में सम संख्या रहेगा तो उसका पावर 2 रखना है। जब पावर में विषम संख्या रहेगा तो उसका पावर 1 रखना है। जब पावर में सम संख्या रहेगा तो उसका पावर 2 रखना है। यानी कि 4 + 4 = 16 + 4 + 4 = 16 बराबर क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो हो गया 20 20 40 हो गया। अब 40 जो है किस ऑप्शन से पूरा पूरा विभाज्य होगी, तो देखिए 10 से तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, 10 से विभाज्य होगा, यानी कि 10 चौका 40, 4 बार विभाज्य हो गया। 9 से होगा क्या, 9 से नहीं होगा। 11 से होगा क्या, 40 कभी नहीं होगा। 13 से होगा क्या, कभी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब इस तरह का प्रश्न आपको जब मिलेंगे बेस और पावर के रिलेशन वाले, जब भी बेस और पावर के रिलेशन वाले आपको प्रश्न मिलेंगे तो वैसे प्रश्न में ध्यान देंगे जब पावर में, कहां पर, जब पावर में सम संख्या रहेगा तो उस पावर को क्या करेंगे, वहां पर पावर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। जब पावर में विषम संख्या रहेगा तो वहां पर पावर में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। और इस मजेदार फार्मूला का उपयोग करके हर हर महादेव बोलेंगे और आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 200 में जोड़ने पर उसका योग जो है 12, उसका योग जो है 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भिन्न भिन्न संख्याओं का समूह देते हुए विभाज्यता का नियम के बारे में चर्चा किया रहेगा तो उन संख्याओं के समूह का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 3 75, 75 दूना 150 हो जाएगा। 150 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, यानी कि एलसीएम हमारा हो गया 150। एलसीएम हो गया 150। अब हम क्या करेंगे कि 150 से हम 2000 में डिवाइड करते हैं। तो 2000 में डिवाइड करेंगे 150 से तो ये कटेगा, ये एक बार में पहले यहां से किया जाए, एक बार में करते हैं तो आ जाएगा 50, 0 एक बार में हुआ, 15 तिया 45, 3 बार में 450। शेषफल कितना बच गया, 50 शेषफल बच गया। किससे भाग करना है आपको, 150 से जब आपने भाग किया तो 50 शेषफल बचा। यानी कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि 150 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब जोड़ने वाला सवाल दिया रहेगा कि क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या जो है पूर्णतः विभक्त संख्या नहीं विभाजित होने बच जाए, तो शेषफल को भाजक के साथ माइनस किया जाता है। क्या करते हैं, शेषफल को भाजक के साथ माइनस किया जाता है। यानी कि शेषफल को भाजक के साथ माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो भाजक है आपका, भाजक है 150, भाजक कितना है, भाजक है 150 और शेषफल मिल गया 50, कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि 2000 जो है मात्र 100 कम है। अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो 50 है, तो कितना हो जाएगा 150, और 150 से 150 एक बार में कट जाएगा, विभाजित संख्या मिल जाएगी। तो कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100 जोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1000 से बड़ी वह छोटी सी छोटी धन संख्या जो 2 4 6 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जाए कि 2 4 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। मैं अभी बैक वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि जब भिन्न भिन्न संख्याओं का समूह देते हुए विभाजित होने वाली संख्या पूछा जाए तो उन संख्याओं के समूह का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। अब 1000 से बड़ी संख्या हमको निकालना है, ठीक है। 1000 से बड़ी संख्या निकालना है जो कि 12 से विभाजित होगी। क्या होगी, 12 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि 12 से विभाजित होने वाला संख्या हमको निकालना है जो 1000 से बड़ी है, ठीक है। तो एक काम यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 12 से विभाजित होने वाली है तो 12 का जो भी गुणज होगा, 12 से जब ये जो संख्या है, जब इन संख्या, देखिए किसी संख्याओं का समूह का एलसीएम मिला है 12, तो यानी कि 12 ऐसी संख्या है जो 2 4 6 सभी से पूरा पूरा कटेगी। 12 जो है सभी से कटेगी, तो 12 का जो भी गुणज होगा इन संख्याओं से कटेगा। 12 का गुणज 24 होगा, 24 भी कटेगा। 12 दाएं 120 होगा, वो भी कटेगा। तो अब देखना है कि इस ऑप्शन में 12 का कौन सा गुणज है, 12 का कौन सा गुणज है। तो 12 का गुणज अगर निकाला जाए और निकाल करके पहले ये देखिए
12 का गुणज निकालते हुए ये भी आपको चेक करना है कि इस ऑप्शन से कट रहा है कि नहीं पूरा पूरा, ठीक है। तो 12 का गुणज में देखा जाए कि 12 का अगर गुणज देखते हैं तो 12 का क्यूब किया जाए, तो 12 का क्यूब आप करते हैं तो कितना होता है, 12 का क्यूब करने के बाद 12 का क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 1728 मिलेगा, यानी कि 12 का क्यूब हो गया 1728। जब इन संख्याओं से 12 विभाजित होगी तो 12 का जो भी धन संख्या पूछा है, यहाँ पर धन संख्या कहने का मतलब क्यूब संख्या पूछा है, तो 12 का क्यूब क्या होगा, 1728 होगा। यानी कि 1728 ऐसी संख्या है जो कि इन संख्याओं के समूह के एलसीएम का धन यानी क्यूब है, और वो इन सभी से पूरा पूरा विभक्त है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्या किस रूप में चलता है, x हो गया, x + 2 हो गया, x + 4 हो गया। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हो गया ये योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। ये जो योग है ये योग किसके बराबर है, पहली संख्या से 20 अधिक के बराबर है। पहली संख्या आपका x था, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4 था। यहाँ पर आगे कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 3x + 6 बराबर हो जाएगा x + 20। x वाला वैल्यू एक साइड करते हैं तो 3x में से जब x घटेगा यानी 2x बराबर हो जाएगा 14। तो x बराबर हमको मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, x बराबर 7 मिल गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या आपका कौन सी है, x + 4 है, जहाँ x बराबर आपको 7 मिल चुका है, यानी कि 7 + 4 बराबर 11। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, दिया गया है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तुलना में क्रमशः, यानी पहली संख्या a है, b है और c है, ये तीसरी संख्या के तुलना में तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली जो संख्या है तीसरी से 25% ज़्यादा है, यानी 125 है। दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी 150 है। तो पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है, यानी कि a/b निकालना है। तो 125 अनुपात 150 हो जाएगा, 25 × 5 = 25 से 25 × 6 = 150, कितना हो जाएगा, 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, दिया गया है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा। यहाँ पर गुणनफल किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगी। क्रमागत संख्या कहने का मतलब कंटिन्यू नंबर, तो कंटिन्यू नंबर का अगर चर्चा किया जाए तो हम एक से ही लेते हैं। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को क्रमागत संख्या ले लिए। अब इसका योगफल जो है 6 × 24, योगफल क्या आया, 24 आया। यानी कि कोई भी क्रमागत संख्या कहीं से भी क्रमागत 4 को उठाइए, 31, 32, 33, 34 भी उठाइए, 51, 52, 53, 54 भी उठाइए, 101, 102, 103, 104 भी उठाइए, तो वो जो संख्या है हमेशा 24 यानी 24 से विभाजित होगा। कोई भी 4 क्रमागत संख्या लीजिएगा तो उसका गुणनफल किससे विभाजित होगा, 24 से ही विभाजित होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, दिया है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले ही मच्छरवा देखिए पढ़ रहा था। ऐसा ही बोर्ड है कि माछी मच्छर सब पढ़ाता है, जब देखा कि हम पढ़ा रहे हैं तो देखिए आगे इतना दूर पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का तिगुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए 2 क्रमागत कहा है तो पहला संख्या आप x ले लीजिए, दूसरा संख्या आपका x + 1 हो जाएगा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का तिगुना, तो चलिए पहले अंक का तिगुना कर दिए। पहले अंक का तिगुना दूसरे अंक के 5 गुने से, दूसरे अंक के 2 गुने से, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। यानी पहला अंक का जो तिगुना है दूसरे अंक के 2 गुने से ये जो है ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। यानी कि ये जो है इसके तुलना में 5 अधिक है, घटा दिए बराबर 5 मिल गया। यानी कि हो जाएगा 3x - 2x - 2 =
5 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 यानी +2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो गया। x बराबर क्या मिल गया 7 मिल गया। जब x बराबर 7 मिल गया तो पहली संख्या तो आपको यहाँ पर मिल गई, पहली संख्या 7। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। दूसरी संख्या आपका क्या था, पहली संख्या था ये, दूसरी संख्या x + 1 यानी 7 है 1 8 हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन नंबर 1 7 और 8 हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में देखिए दिया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है और ये ऐसे भी हम लोग को बेसिकली जानकारी होना चाहिए। मान लिया जाए कि दे दिए कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितना बार लिखा जाता है, 3 कितनी बार लिखा जाता है, यानी कोई भी अंक कितनी बार लिखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे गिनती की संख्या 1 से 100 तक में प्रत्येक अंक जो है 21 बार लिखा जाता है। प्रत्येक अंक कितना बार लिखा जाता है 21 बार लिखा जाता है। चाहे वो 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या कोई भी अंक हो, प्रत्येक अंक कितना बार लिखा जाता है 21 बार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया गया है पहले 100 प्रकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये ध्यान दीजिए, ये बहुत सिंपल चीज है और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन रह चुका है और ये सब हम लोग को ऐसे भी जनरली याद होना चाहिए। ये सब बेसिकली जानकारी है, हमेशा इसको ध्यान पर रखना चाहिए। अगर आपको ध्यान पर नहीं है तो आज के बाद इसको ध्यान पर रख लीजिए, इसको रट्टा लगा लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि 1 से 100 तक की संख्या में कुल अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, कुल अभाज्य हे मच्छर देखिए ये आ जा रहा है साथ में पढ़ाने के लिए, अजब हाल है। अभाज्य संख्या कितना हो गया, यानी कि 1 से 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 में कुल 25 गो अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, कुल 25 गो अभाज्य संख्या होती है। अब यहां से एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, 1 से 100 में आपको 25 गो अभाज्य संख्या हो गया, इसको 2 भाग में बांटा गया है। अब यहां से एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक अगर पूछा जाए तो 1 से 50 में कितनी होती है, तो 15 अभाज्य संख्या होती है। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 50 से 100 तक में कुल 10 गो अभाज्य संख्या होती है और इसको आज के बाद भूलना नहीं है। अगर ये मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है तो एक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए आगे दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 2 संख्याएं x और y के रूप में है। गुणनफल कितना दे दिया आपको 24 दे दिया, तथा उनके वर्गों का योगफल कहने का मतलब x² प्लस वर्गों का योगफल यानी कि x² प्लस y² बराबर दे दिया गया है 52 दे दिया। अब उनका योगफल पूछा गया है तो उनका योगफल क्या होता है आपका x प्लस वाई योगफल हो जाएगा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा x² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम किया जाए कि x² प्लस y² का वैल्यू आपको दे दिया गया है 52 प्लस 2 इंटू x इंटू वाई का वैल्यू दे दिया गया है 24। यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया जाए कि 24 दूना हो जाएगा 48, 52 और 48 कितना हो गया 100। यहाँ पर स्क्वायर है तो x प्लस वाई बराबर स्क्वायर आकर के रूट अंडर कर देगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 10 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है
तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया है, जब किसी संख्याओं के 8 गुने में, जब कोई संख्या है, संख्या का 8 गुना तो संख्या आपका x हो जाएगा, तो 8 गुना यानी कि 8x में जब 4 जोड़ा जाता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 प्राप्त होती है। यहाँ से आगे कैलकुलेशन कर लिया जाए, इधर प्लस में तो उस साइड में माइनस में जाएगा, तो 100 में से 4 घटेगा आपका 96 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया, x बराबर 12 हो गया। जब x बराबर 12 हो गया तो क्या पूछा गया कि वह संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 12 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में, देखिए रेकरिंग का प्रश्न दिया है और रेकरिंग का कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूं। रेकरिंग यानी तीनों डिजिट पर रेकरिंग है, पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट और तीनों डिजिट पर रेकरिंग है। जब एक डिजिट पर रेकरिंग रहता है तो बट्टा में 1 9 आता है, तो यहाँ पर 3 डिजिट पर रेकरिंग है तो बट्टा में 3 9 आएगा, बटा में 3 गुना आएगा। और डायरेक्ट देख रहे हैं कि ऑप्शन भी हमारा मैच कर रहा है, तो ज़्यादा इसमें हम बढ़ेंगे नहीं। और रेकरिंग से संबंधित विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, मैं इसका पूरा विस्तृत विवरण आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ रेकरिंग का स्पेशल वीडियो में। हाँ, आगे दिया गया है कि इसका हर का परिमेयकरण रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज हमको करना है, यानी कि ये दे दिया वैल्यू, तो नीचे में देखिए प्लस के साथ जुड़ा है तो सेम वैल्यू को चिन्ह चेंज करेंगे, यानी अगर प्लस में है तो ऊपर नीचे सेम डिजिट का हम माइनस लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर में क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यहाँ नीचे ध्यान दीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4 और 4 3 12 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा 5 माइनस 2√3/13, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या जो है आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या P बट्टा Q के रूप में लिखी जाती है और परिमेय संख्या करनी मुक्त होती है, यानी कि रूट अंडर में परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्या इसको रूट मुक्त किया जा सकता है क्या, नहीं, तो ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं। इसको रूट मुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर 3 दिया है, 8 को हम लिख सकते हैं, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 2, यानी 2/1 P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए परिमेय संख्या है, इसका पूरा रूट हटाया जा सकता है क्या, नहीं, तो रूट मुक्त संख्या यानी करनी मुक्त संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। इसका किया जा सकता है क्या, नहीं, करनी मुक्त नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो करनी मुक्त होता है, रूट अंडर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P बटा Q के रूप में वर्णित नहीं की जा सकती है और करनी से मुक्त नहीं रहो, यानी करनी उस पर लगा है। तो ये ध्यान दिया जाए। हाँ, इसका तो क्यूब रूट हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट इसका 4 हो जाएगा, नहीं P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह अपरिमेय संख्या है, नहीं है, यानी कि 4 बटा P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो मैं आपका गलती हो गया। यहाँ देखिए इसका तो वैल्यू 8 हो जाएगा, नहीं कि 8/1 परिमेय संख्या, ये क्या है, ये परिमेय संख्या यानी कि 8/1 P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका हम देखते हैं, ये देखिए 6 दिया है, यानी कि 6 रूट अंडर 64 है, तो ये 2 का हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा 2/1। ये क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या ये भी नहीं है। अब इसका रूट क्लियर किया जा सकता है क्या, कभी नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि इकाई अंक निकालना है। तो जब बेस और पावर से संबंधित संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए तो बेस का अंतिम अक्षर ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जब बेस का
लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या जब बेस का लास्ट नंबर 0, 1, 5, 6 हो तो उसका पावर कितना भी हो इकाई अंक वही संख्या रहती है। तो बेस का इकाई अंक क्या है? 1 है ना, तो इसका पावर कितना भी कर दिया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? चलिए 1 रहेगा। गुना में इसका भी बेस का अंतिम अक्षर क्या है? 1 ही है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक से संबंधित प्रश्न का विशेष विवरण के लिए इकाई अंक स्पेशल नंबर सिस्टम का सीरीज नंबर 5 मेरा जरूर देखिए, उसमें इकाई अंक से संबंधित सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है। हाँ, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर जब मैं आपका वीडियो देखता हूं तो मुझे नींद आने लगता है। तो सोचिए, नींद आने लगता है यानी कि इतना जबरदस्त चीज मैं आपको दे रहा हूं, इतना जबरदस्त रसपान मैं मैथ का करा दे रहा हूं कि आप मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, आप रसमय हो जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ खासियत है जो आपका जो नींद जो है, ये नींद जो है इसको पूरा खींच ले रहा है और आपको स्वप्न में सुला दे रहा है। ऐसा काम नहीं करना है। आंखें फाड़ फाड़ के जगिए, मेहनत कीजिए। ये मेहनत जो है आपको आपके मुकाम पर ले जाएगा, आपके सफलता को बहुत चंद समय में चुनेगा, बहुत कम समय में सफलता के पास में पहुंचाएगा। जिंदगी में कुछ खोने के लिए तो कुछ पाना पड़ता है, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, भगवान तो सिर्फ लकीरें खींचते हैं, लकीर को रंगना खुद को पड़ता है। तो लकीर खींच करके गॉड ने आपको भेज दिया है, खुद रंगने का काम करें। आगे दिया है इसके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 2 का देखिए, बेस का सबसे मिनिमम टर्म निकालना है तो 8 का मिनिमम टर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम टर्म सबसे लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगा? तो 8 के 2 के पावर 3 हो जाएगा, का पावर 10 दिया है, गुना 9 दिया है तो 9 जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, के पावर 7 है, गुना 7 के पावर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10 है 30, ये 3 के पावर हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, गुना 7 के पावर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना है तो यहाँ पर 30 है। चलिए, यहाँ पर 30 है, ये 14 है और ये 8 है, तो जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 52 हो गया। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है दो संख्याओं का योगफल और अंतर दे दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या निकाल लेंगे, छोटी संख्या निकाल लेंगे और जो पूछा है आगे वो भी निकाल लेंगे। तो हमेशा आपको बता दे रहा हूँ कि जो मेरा नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 2 है, यानी सीरीज नंबर जो 2 है, सीरीज नंबर 2 का एक बार आप जरूर देखिए। उसमें मैं बता चुका हूं कि दो संख्याओं का जब योगफल दिया है और अंतर दिया है तो बड़ी संख्या बराबर दोनों का योगफल बट्टा 2 यानी कि 25 और 3 28 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या होती है? दोनों का अंतर बट्टा 2 यानी 25 में से 3 घटाएंगे 22 बट्टा 2 यानी कि 11 हो जाएगा। और आगे क्या पूछा है? उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर फटाफट बता दीजिए। 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121 बराबर ये क्या हो जाएगा? तो बराबर ये क्या हो गया? तो 75 हो गया। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब किसी संख्या का योगफल दिया है और अंतर दिया है तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है? दोनों का योग बट्टा 2, और छोटी संख्या बराबर क्या होता है? दोनों का अंतर बट्टा 2। तो बड़ी संख्या निकल गई, छोटी संख्या निकल गई, वर्गों का अंतर भी निकल गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक संख्याओं को जब 627 से भाग किया जाता है तो शेषफल 43
43 शेषफल बचता है। तो इस संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यानी कि 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो जो पहला शेषफल बच रहा था, पहला शेषफल में ही हम 19 से भाग कर देंगे तो 19 दूना हो गया, ये 38 हो गया, और शेषफल क्या बच गया, तो शेषफल 5 बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो जिस संख्या से भाग करने के लिए बोला गया है उस संख्या से पहले वाले शेषफल में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो शेषफल बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। शेष क्या बचता है, तो चलिए शेष 4 बचता है। पहले शेषफल क्या बच रहा था, पहले शेषफल 4 बच रहा था। अब कह रहा है कि यदि 2n यानी कि दोगुना कह रहा है, संख्या पहले n थी, अब जब 2n हो गया तो शेषफल को भी हम 2 से गुना कर देंगे, यानी कि अब मेरा 8 हो गया। ये किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है। 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिल जाएगा, तो शेषफल 2 मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों का स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योगफल 132 होता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो संख्याएं क्या होगी, तो देखा जाए इसको ऑप्शन के अनुसार हम बनाएंगे। 2 अंकों की संख्या जो है हमेशा ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे, तो दोनों संख्या के बीच 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। ऐसे तो मेरा ऑप्शन चारों सही है। अब अंक बदल दिया जाए तो ये पहले 37 था, अगर अंक बदलेंगे तो 73 हो जाएगा, तो इसका योगफल कितना हो गया, 110 ही हो रहा है, जबकि 132 कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। ये मेरा 73 था, जब बदलेंगे तो 37 हो जाएगा, यानी योगफल 110 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 भी गलती है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका 84 दिया है, जब अंक बदलेंगे तो हो जाएगा 48, और जोड़ेंगे तो हो गया कितना, 132 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो 2 अंक वाली संख्या अगर कहीं भी मिलती है तो डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि स्थानीय मान तथा अंकित मान या जातीय मान का अंतर बताएं, तो एक डिजिट दिया गया है 229301, और इसमें मेरा स्थानीय मान निकालना है 9 का, और जातीय मान निकालना है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बोला जाता है, जातीय मान यानी फेस वैल्यू बोला जाता है। तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा मेरा 9000। इसका फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या हो जाएगा, तो कोई भी डिजिट का जातीय मान सेम वही संख्या होती है। अब इसका आंसर बता दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। अब आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो 8991 हो गया। तो ये मेरा कुल नंबर सिस्टम का 25 प्रश्न जिसमें मैं टोटल 12 मेथड का प्रयोग किया हूं। ये मेरा टोटल 12 मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमेशा ध्यान रखें जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों भगवान तो सिर्फ लकीरें खींच दिए हैं, उस लकीर को रंगना है, मेहनत करना है, और लकीर को पूर्णतः रंगीन बना देना है, ताकि ये जो सादगी भरी जो जिंदगी है पूरा रंगीन हो जाए और आप हमेशा खुशहाल भरी जिंदगी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।